हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आईएआरआई की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकल के आ रही है। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। नंबर दूसरा हम बात करेंगे कि अगर आपकी एज 28 है 25 है तो आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, इस बारे में बात करेंगे। क्वालिफ़िकेशन तो मेन है कि क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है। फॉर्म फीस कितनी है, कब से फॉर्म भरे जाने, कहाँ से कैसे क्या फॉर्म भरना है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो में बने रहना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है, ना ही वीडियो को भगाना है कि वीडियो को आप स्पीड से देखोगे तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन फिर आपसे मिस हो जाएगी, है ना। बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर हम बात करें जो वैकेंसी निकल के आज आई है, यह इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी निकल के आई है, जिसको शॉर्ट में आईएआरआई बोलते हैं। आपने पूसा इंस्टीट्यूट का न्यूज में सुना होगा। पूसा इंस्टीट्यूट ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे काम करती है कंपनी, तो इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे वैकेंसी इन्होंने निकाला है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो नोटिस ये है 18 दिसंबर की डेट में आया हुआ है, तो 18 दिसंबर की डेट में ये नोटिफिकेशन आया है। कंप्लीट इसमें हम डिस्कस करते हैं। अगर जो फॉर्म की बात करें, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो ये सबसे हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। और फॉर्म जो है भरने की स्टार्टिंग डेट आज ही से स्टार्ट है, 18 दिसंबर, ठीक है। 18 दिसंबर से आप लोग फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 10 जनवरी है, तो आपको ये भी ध्यान देखना है, लगभग 20 दिन का यहाँ पे टाइम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 10 जनवरी है। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन। जो आप लोग फॉर्म भरोगे तो उसका एक एग्ज़ाम होता है ना। तो एग्ज़ाम कब होगा, तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो है बिटवीन 25 जनवरी से 5 फरवरी, तो संभवतः आप लोगों का 28 जनवरी के आसपास आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 5 फरवरी जाएगा, तो लास्ट जनवरी वीक में यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएगा। क्या सिलेबस रहेगा, कितनी क्या वैकेंसी, कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। टोटल वैकेंसी की बात करें, सेकंड नंबर पॉइंट है वैकेंसी, ठीक है। वैकेंसी जो है टोटल यहाँ पे 641 है। नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख रहे हो। यूआर कैटेगरी का 286 हैं, ईडब्ल्यूएस की 161 सीटें हैं, एससी की 93 हैं, एसटी की 68 हैं, और ओबीसी एनसीएल यहाँ पे 133 सीटें हैं। अलग सर्विसमैन और यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे 6 सीट है। ये अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। आगे बात करेंगे, ये हो गई नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी। थर्ड पॉइंट में हमारा क्वालिफिकेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या मांगा गया है, तो आईटीआई स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि इसमें आईटीआई मांगा जाए, क्योंकि टेक्नीशियन पोस्ट लिखा था। बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो भी बनाया था कि हो सकता है इसमें आईटीआई मांगा जाए, लेकिन फुल नोटिफिकेशन नहीं आया था। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। इसमें क्वालिफिकेशन केवल 10th मांगी गई है, आईटीआई इसमें नहीं मांगी, क्योंकि टेक्नीशियन लिखा था, तो ये आप लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि हो सकता है इसमें आईटीआई मांगा जाए, तो केवल 10th मांगा गया। फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, या अगर आप लगता है कि हमारे लिए सिलेबस बढ़िया है और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, या फिर अच्छी तैयारी है आपकी, रेलवे की तैयारी करें या एसएससी की अगर आप तैयारी करते हैं, तो आप ये फॉर्म अच्छे से आपके लिए भर सकते हैं। चलिए नीचे यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमने बता दिया क्वालिफिकेशन केवल हाई स्कूल पास मांगा गया है, और इसमें कोई भी बताने वाली पॉइंट नहीं है। और यहाँ पे फॉर सर्विस कैंडिडेट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जामिनेशन सिटीज़, कहाँ कहाँ पर ये एग्ज़ाम होगा, ये यहाँ पर इन्होंने बताया। तो एग्जामिनेशन सिटीज़ की नीचे एक लिस्ट है, वहाँ पर हम बता दें, लेकिन जब आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। कैंडिडेट में सेलेक्ट 5 सिटीज़, तो आप 5 सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। उन 5 सिटीज़ जो आप सिलेक्ट करोगे उन्हीं में से आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। तो जो आपके पास में उसको पहले आपको सिलेक्ट करना। जैसे आप लखनऊ से हैं तो आपको लखनऊ पहले सेलेक्ट करना है, फिर कानपुर सेलेक्ट करना है, ऐसे करके जो आपको पास में पड़े वो आपको पहले सेलेक्ट करना है। जो एग्जामिनेशन होगा, जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सिलेबस क्या रहेगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एज लिमिट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज लिमिट यहाँ पे क्या रखी गई है। एज लिमिट फ्रेंड्स यहाँ पे 18 से यहाँ पे एज लिमिट देख लीजिए। मिनिमम जो एज लिमिट है वो यहाँ पे 18 रखी गई है। मैक्सिमम जो एज लिमिट है 30 रखी गई। मतलब ये कि जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्टूडेंट, अगर उसकी एज 30 साल है तो वो फॉर्म भर सकता है। 18 से 30 के बीच का है तो वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन जो 30 साल जो एज होनी चाहिए वो 10 जनवरी 2022 के पहले का होना चाहिए। मान लो 10 जनवरी 2022
के बाद उसकी या 10 जनवरी 2022 के पहले या मान लो 9 जनवरी को उसकी जो एज है वो 23 हो जाती है, मान लो कितने 31 साल का अगर हो जाता है। फिर से सुनिए, 9 जनवरी 2022 को अगर उसकी एज कितनी हो जाती है, 31 हो जाती है, तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसलिए 10 जनवरी तक आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 18 से 30 यहाँ पे एज रखी गई है। और यहाँ पे SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट है, SC और ST कैंडिडेट के लिए। OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट है, तो यहाँ पे अपना छूट भी यहाँ पे ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमने एज लिमिट के बारे में बात कर लिया, और इसके बाद आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आप देख लेते हैं EWS। जो भी यहाँ पे आप कैटेगरी से हैं, जिस भी कैटेगरी से आप रिजर्वेशन आप छूट ले रहे हैं, तो उनके यहाँ पे डॉक्यूमेंट ये आपको पढ़ना ज़रूरी है कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट है OBC का, SC का, वो आपके पास लेटेस्ट का होना चाहिए। ये यहाँ पर आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए, जो इसमें लिखा हुआ है उसी के आधार पर आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे EWS के लिए उन्होंने बताया है कि EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो 2020-21 का होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का आगे अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल का होना चाहिए। सेंट्रल का सर्टिफिकेट, उसमें आपको पता है सेंट्रल के सर्टिफिकेट में इंग्लिश वाला फॉर्म रहता है, ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है। इन्होंने फॉर्मेट भी दिया है, उस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, SC कैटेगरी से हैं, तो आपका कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए उनका भी इन्होंने फॉर्मेट दिया है। उस फॉर्मेट के आधार पे आपका इस समय का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा भी सकते हैं, आपके पास 20 दिन का लगभग टाइम है। यहाँ पे PWD के बारे में यहाँ पे आप दिया है, ये भी अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एप्लीकेशन फ़ीस। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे कितनी रखी गई है, तो जनरल कैटेगरी, OBC, NCL एंड EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस जो है 700 है, प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पे 300 रुपये है। टोटल फ़ीस यहाँ पे 1000 रुपये फ़ीस यहाँ पे रखी गई है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अदर स्टूडेंट के लिए, यहाँ पर जो ओमेन है या SC या ST कैटेगरी से हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, और या फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 300 रुपये यहाँ पे फ़ीस रखी गई। यहाँ पे मात्र रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, एग्जामिनेशन उससे फ़ीस कोई भी नहीं ली जाएगी। तो ये यहाँ पर आप फ़ीस भी देख लीजिए। ठीक है, ये फ़ीस यहाँ पे रखी गई। All female candidate and candidate belonging to scheduled caste and scheduled ट्रेड, एक्स सर्विसमैन पर्सन, ये सभी इन्होंने यहाँ पे दिया है। वो एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में बता रहे हैं कि इनके लिए कोई भी यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फ़ीस है कोई भी यहाँ पे नहीं रखी गई, वो यही इसमें यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो यहाँ पे इन्होंने पॉइंट बताए हैं वो कैसे किस प्रकार से पेमेंट करना है, पेमेंट के क्या क्या प्रोसेस हैं, किस में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना, वो यहाँ पर बताया गया है। अगर आप कहेंगे कि फॉर्म भरने का वीडियो बना दीजिए तो फॉर्म भरने का वीडियो भी हम आपके लिए बना देंगे। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे अब यहाँ पे पॉइंट आया है कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, तो 100 यहाँ पे टोटल क्वेश्चन होंगे, और मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन। और यहाँ पे जो यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई 1/4। 1/4 का मतलब ये है कि अगर आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो फिर आपका एक क्वेश्चन जो आपने सही किया होगा वो आपका उसका नंबर कट कर दिया जाए। पूरा एक क्वेश्चन सही जो आपने किया उसको रॉन्ग माना जाएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है तो जो मार्क्स कटा जाएगा वो 0.25 मार्क्स काटा जाएगा, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो। तो ये निगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर ली। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखा गया है कि 40% जनरल स्टूडेंट्स, जनरल कैटेगरी के लिए, फॉर UR कैटेगरी के लिए यहाँ पे 40% मिनिमम मार्क्स यहाँ पे लाना ज़रूरी है। मतलब अगर कट ऑफ इससे भी कम जाती है, कट ऑफ ऐसे जाता तो नहीं इससे कम, लेकिन अगर जाती है तो यहाँ पे मिनिमम जो है 40% यहाँ पे लाना ज़रूरी है। 30% यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो ये यहाँ पे किस स्टूडेंट्स के लिए, SC एंड
NOBC NCL EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर पासिंग मार्क्स जो है 30% यहाँ पे लाना है। क्वालिफाई अगर करना है, क्वालिफाई मार्क्स द रिटेन टेस्ट, लेकिन आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स लाना हो, क्वालिफाई से तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लिया, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, टाइम कितना दिया गया होगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें इन्होंने टाइम तो मेंशन नहीं किया नीचे, अभी और हम लोग पढ़ेंगे। और जो पेपर रहेगा वो इंग्लिश एंड हिंदी 2 लैंग्वेज में आपका पेपर डिसाइड होगा। तो जो आपको पेपर वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा 2 लैंग्वेज में पेपर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसमें इन्होंने ये कहा है कि द क्वेश्चन बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी द कंटेंट ऑफ इंग्लिश वर्जन शैल बी प्रिवेल। इसमें ये होता है कि कोई भी अगर क्वेश्चन रॉन्ग होता है, ठीक है, तो कभी कभी हिंदी और इंग्लिश में मिसमैच होता है, तो इंग्लिश वाला सही माना जाता है कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा है वो सही माना जाता है। तो हमेशा आपको इंग्लिश भी देखनी चाहिए कि इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है और हिंदी में क्या पूछा जा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर लिखा है कि क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। इंस्ट्रक्शंस फॉर डॉक्यूमेंट, अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल कैंडिडेट बाय सब्जेक्ट वेरिफिकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम के लिए बात कर रहा है। क्वालिफिकेशन, कास्ट, करेक्टर सर्टिफिकेट और यहाँ पे वेरिफिकेशन फॉलोड बाय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय अप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटीज, ये सब आपका होना चाहिए, वो बात के लिए है। एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन, ये जो ऊपर हमने बताया था कि 5 सिटीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो कौन कौन सी सिटीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। लगभग हर स्टेट में 3 से 4 वहाँ पे सिटीज़ दिए गए हैं। कोई भी आप स्टेट से हैं तो पास के 3 से 4 सिटीज़ के नाम दिए गए, वो भी हम नीचे आपको दिखा देंगे। फॉर्म कहाँ से भरना है, इस वेबसाइट में ऑनलाइन फॉर्म भरना है। यहाँ पे इन्होंने देखो दिया भी है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। जो PDF में जो पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है वो सब कुछ आपको अच्छे से भरना है, कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने भी बताया है अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं, कोई गलत फॉर्म में कोई गलत जानकारी देते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे बात करते हैं। फॉर्म जो है यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि ऑनलाइन मेथड के द्वारा आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। नेक्स्ट है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको भेजना नहीं है। नो फिजिकल डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड बी सेंट ICAR, इस मतलब इनको कोई भी आपको फॉर्म भर के नहीं भेजना है, केवल ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है। फॉर्म भरने का प्रोसेस इन्होंने बताया है कि पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना है इस वेबसाइट में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपको भरना है। फिर इसके बाद सबमिशन फीस को सबमिट करना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें से क्या क्या मांगा जाएगा। तो वहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है कि नेम आपको भरना है, जो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है उसमें क्या नाम लिखा हुआ है वही नेम यहाँ पे आपको फिल करना है। फादर नेम जो भी यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है इसी के आधार पर आप लोगों को फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय एक बार इन चीज़ों को ज़रूर रीड कीजिएगा जिससे कोई भी मिस्टेक ना हो। इंस्ट्रक्शन रिकॉर्डिंग फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट स्कैंड, जो भी फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, सर्टिफिकेट अपलोड करना, ये सभी स्कैन होने चाहिए। इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटो का जो भी आप अपलोड कर रहे हैं वो अच्छे से प्रॉपर क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। और वो जो आप अपलोड करोगे वो यहाँ पे JPG में होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैन डिजिटल इमेज देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड द रिलेवेंट सर्टिफिकेट पर द प्रोसेस गिवन बिलो। द एप्लीकेशन शुड नॉट द ओनली JPG, तो इसमें आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और बाकी जब आप अपलोड करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन देता है कि आपको किस में अपलोड करना है। अगर PDF में देता है तो PDF में आपको अपलोड करना है, तो वहाँ पे सब लिखा रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे फ़ोटो, यहाँ पे दिया गया है फोटोग्राफ के बारे में कितना साइज होना चाहिए फ़ोटो को। तो यहाँ पे उन्होंने पिक्सल का यहाँ पे साइज़ दिया है, इस साइज में आपको फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और फोटो किस में अपलोड करना है, JPG में अपलोड करना है। नेक्स्ट है सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। कौन सा सिग्नेचर का साइज है, तो ये पिक्सल का साइज होना चाहिए, JPG में आपको अपलोड करना है। जो KB का साइज है वो 10 KB से 30 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे पॉइंट को याद रखना है। और 50 से 80 KB का आपका फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। तो आप बना लीजिएगा पहले से ही, फिर इसके बाद फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बीच में जब आप सिग्नेचर फ़ोटो बनाते हैं तो फिर टाइम वो हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, फिर से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। तो पहले से आप फ़ोटो, सिग्नेचर,
डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लीजिए, फिर फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिएगा। सर्टिफिकेट जो आपको अपलोड करना है वो किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, तो ये सर्टिफिकेट आपको 50 KB से 1000 KB लगभग 1 MB तक आप इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। JPG में अपलोड करना, मतलब PDF फॉर्मेट में अपलोड नहीं करना है। JPG जो भी आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हो तो JPG में होता है, तो JPG फॉर्मेट में 50 KB से 1000 KB में आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। अभी आप लोगों को सिलेबस रह गया, सिलेबस आपको बताना है, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको रीड कर लेना है। यह भी बताया कि वैकेंसी इंडिकेटेड आइडेंटिटी एंड मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब वैकेंसी जो दी गई है यहाँ पे वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे नेशनलिटी दिया है, ए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द सेड पोस्ट मस्ट बी इधर, मतलब अगर आप इस सिटी यहाँ से हैं, इस नेशनलिटी में हैं, तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे इन्होंने नेपाल से भी दिया है कि नेपाल से भी हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर भूटान से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इसमें इन्होंने मेंशन किया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी होंगे इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी आपको पॉइंट ना रहे। अगर फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत है तो फिर आपको क्या करना है, कोई भी डाउट रहता है तो आप क्या करेंगे, ये हेल्प डेस्क का नंबर इन्होंने दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब आपको कॉल करना हो तो इस नंबर पे आपको कॉल करना है। मंडे से सैटरडे आप इसमें आप कॉल कर सकते हैं। जो टाइमिंग इन्होंने दिया है 10 AM से 6 PM, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों के क्या रहेगा, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं रहेगा। नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होगा कई शिफ्ट में होने वाला है, जो कई शिफ्ट में पेपर होता है और सिलेबस एक ही रहता है और एक ही पोस्ट का होता है एग्ज़ाम, तो नॉर्मलाइजेशन होता है क्योंकि किसी में पेपर टफ हो जाता है, किसी में सिंपल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला इन्होंने दिया है कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे जो फार्मूला है वो यहाँ पे इस आधार पे आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्शन, और यहाँ पे हाँ जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद ही 3 से 4 दिन बाद आप लोगों की मास्टर की आ जाएगी। जैसे ही आपका लास्ट जनवरी वीक में एग्ज़ाम हो जाता है तो 3 से 4 दिन बाद आप लोगों की मास्टर आंसर की आ जाएगी। उस आंसर की से आप चेक करोगे हमारे कितने का क्वेश्चन सही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आपको यहाँ पे क्वेरी ऑफ ऑब्जेक्शन आपको करना होगा। फिर इसके बाद वो फिर से चेक करेंगे, कोई भी मिस्टेक होगी तो कुछ दिन बाद फिर से वो आंसर की पब्लिश करेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर इन्होंने दिया है। चलिए, रिस्पॉन्स लिंक इन्होंने दिया है कि ओनली थ्रू ऑनलाइन रिस्पॉन्स लिंक द पोर्टल विद द डॉक्यूमेंट्री एडवांस, मतलब आपको प्रूफ भी देना होगा, डॉक्यूमेंट फ़ोटो वगैरह खींच के भेजना होगा कि इसमें ये आंसर दिया हुआ है, ये वगैरह वगैरह आपको भेजना होगा, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेबस की ओर चलते हैं। ये एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं, ये भी हम बता दें कि जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा मे बी कि आपको कहाँ पर जॉब करना है। अगर आप जैसे आपको लखनऊ में जॉब करना है तो आपको पहले लखनऊ सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो पास में आप जो इंस्टीट्यूट है वो आपके पास में कौन सा इंस्टीट्यूट है वो आपको फॉर्म भरते समय सेलेक्ट करना होगा, जिससे कि आपको पास में ही जॉब मिल सके, ठीक है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट दिए गए हैं, किस इंस्टीट्यूट में कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर इन्होंने डिटेल दिया है। जैसे सबसे ज़्यादा वैकेंसी 106 वैकेंसी है, ये ईटानगर में वैकेंसी है, टोटल 106 वैकेंसी है। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। इस इंस्टीट्यूट की वैकेंसी को देख के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन सिटीज़ क्या होंगी। तो यहाँ पे स्टेट दिया गया है और यहाँ पे सिटी दी गई है। तो अगर यहाँ पे आपको स्टेट देखना है, इसके बाद हमारी कौन सी सिटी है और उस सिटी को सिलेक्ट कर लेना है और आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। 90 टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे इन्होंने कितना दिया हुआ है तो बहुत सारा है, लगभग पास में आपको मिल जाएगा। लगभग 164 यहाँ पे सिटीज़ दी गई हैं, तो 164 सिटी में आपके पास में कोई ना कोई तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने अच्छे से क्लियर भी कर दिया। यहाँ पर भी मैट्रिकुलेशन, मतलब यहाँ पे केवल हाई स्कूल ही मांगा गया है, ठीक है। अगर आप हाई स्कूल किए हैं, अगर आपने ITI भी किया है तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। स्कीम एग्जामिनेशन, क्योंकि देखिए ITI जो स्टूडेंट करते हैं वो 10th बाद ही करते हैं, तो आपने ITI किया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, ITI किया हो या ना किया हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो सिलेबस है, जो हमने ऊपर बात किया था कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जो आपको यहाँ पे 25 हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन होंगे। कितना यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, ये यहाँ पर सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पर जनरल नॉलेज यहाँ पे पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 25 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन। टाइम यहाँ पे 1.5 घंटा दिया गया है, मतलब यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको जो करने हैं वो आपको 1 एंड 1.5 घंटे यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देख लेते टोटल ड्यूरेशन अथवा टाइमिंग फॉर कैंडिडेट 1 एंड हाफ का मतलब वही हुआ कि 1.5 घंटा यहाँ पे दिया गया है, मतलब 90 मिनट में आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको 90 मिनट में करने हैं और पेपर आप लोगों का ऑनलाइन होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, और यहाँ पे देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर पोस्ट टेक्नीशियन, मतलब जो आप लोग एग्ज़ाम पास करोगे इसके बाद कोई भी यहाँ पे इंटरव्यू या फिर प्रैक्टिकल या फिर स्किल टेस्ट कुछ भी इस प्रकार का होने वाला नहीं है। तो देयर विल बी नो इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। आप इस एग्ज़ाम को पास करोगे, मेरिट बनेगी, अगर आपके सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे तो आपका यहाँ पे जॉब लग जाएगी। यहाँ पर ये भी हम बात करेंगे कि जो इन्होंने आंसर की के बारे में बात किया, वही यहाँ पे इन्होंने बात किया कि पाँच दिन बाद यहाँ पे उन्होंने रिसीव कर लेंगे, इसके बारे में दिया है। वो तो आप एग्ज़ाम के बाद और डिटेल में हम लोग वीडियो बना देंगे कि क्या क्या डिटेल रहेगा। तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में भी डिटेल किया है कि जनरल नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से किस किस चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस सब्जेक्ट से किस किस चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो यहाँ पे दिया गया। इसी प्रकार से सोशल साइंस से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो ठीक है, ये सिलेबस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर हम बात करें, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था, ये पूरा जो डिटेल है, ये इसमें क्या लिखा हुआ है, हम आपको मेन पॉइंट बता दें। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जब आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं और आपका नाम आ जाता है मेरिट में, तो आप लोगों को 1 ईयर की ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले 1 ईयर की ट्रेनिंग कराई जाएगी, ट्रेनिंग के समय जो भी पैसा होगा वो देंगे। इसमें इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन ट्रेनिंग के आधार पे जो भी सैलरी होगी वो आपको देंगे। इसके बाद हो सकता है जो रेगुलर पेमेंट हो उसमें भी दें, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब ट्रेनिंग कराते हैं कोई भी कंपनी 1 महीने या 6 महीने की, तो ट्रेनिंग के आधार पे ही 10-12 हज़ार सैलरी ऐसे होती है। तो 1 ईयर पहले 1 ईयर ट्रेनिंग वो कराएंगे। इसके बाद अगर आप सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो आपको रेगुलर यहाँ पे अपॉइंटमेंट दी जाएगी। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट, देखिए यहाँ पे लाइन पढ़िएगा, इफ़ द कैंडिडेट फेल कंप्लीट द ट्रेनिंग सक्सेसफुली, अगर कोई भी कैंडिडेट है वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने में अनसक्सेसफुल होता है, मतलब कंप्लीट नहीं करता है, इवन बाय द एक्सटेंड पीरियड से नॉट बी कंसीडर्ड फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट, मतलब रेगुलर जो आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा वो फिर उसमें आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर आप कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं करते हैं। कंप्लीट ट्रेनिंग का मतलब है जो आपको वहाँ पे डेली प्रेजेंट रहेगा, मतलब आपको एब्सेंटी नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, आप इसको रीड करोगे तो आपको कहीं देखने को मिलेगा। तो कोई भी आपको रेगुलर, ये देखिए पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग दे विल बी नॉट बी इंटिल्ड फैकल्टीज लाइक यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग दे विल नॉट बी इंटिल्टेड फॉर एनी काइंड ऑफ लीव, कोई भी यहाँ पे छुट्टी जो है यहाँ पे स्वीकार नहीं होगी ट्रेनिंग के समय। तो आपको ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट करनी होगी, ट्रेनिंग के बाद आपको यहाँ पे परमानेंट जॉब दे दी जाएगी। वो यहाँ पे टोटल यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने बताया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट बस इतना ही है, ये यहाँ पे फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इस फॉर्मेट में अगर नहीं है तो इस फॉर्मेट को PDF निकलवा लीजिए और इसको फिल करवा के अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। सभी कैटेगरी का यहाँ पे दिया गया है। आप किस भी PWD से हैं तो आपको भी यहाँ पे दिया गया है, उस फॉर्मेट को निकलवा लेना चाहिए। तो इनकम EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया
दिया गया है EWS कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इस टाइप का फॉर्म आप लोगों के पास 2020 और 21 फॉर्मेट का होना चाहिए। अभी अगर आप बनवाते हो तो शायद आपका 21-22 का बनेगा, तो देख लीजिएगा आपके पास बना होगा, आपने बनवाया होगा। लेटेस्ट का भी बनवा लीजिएगा, डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर आपने लेटेस्ट का और बना हुआ है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ये अलग अलग कंपनी का होता है, कोई कोई कंपनी निकाल भी देती है, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट दिया है, सभी कैटेगरी का अलग अलग फॉर्मेट दिया है, ये आपको देख लेना है। देखिए टोटल यहाँ पे, और ये भी आप देख सकते हो, ये भी इन्होंने दिया है, तो कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मेट आपको ना दिया हो, लगभग सभी का पे फॉर्मेट दिया है। तो कंप्लीट जो टोटल पेज थे 28 यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। देखिए अभी हम स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि टोटल जो यहाँ पे पेज हैं 28 हैं, जो यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिए हैं। कोई भी यहाँ पे पॉइंट आपको छूटा नहीं है, सभी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कहेंगे वीडियो बना दीजिए फॉर्म भरने का, तो हम कोशिश करेंगे फॉर्म भरने का भी वीडियो बना दें, और इससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। अगर कोई इससे रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई नई अपडेट आती है, कोई एग्जाम कब होगा, इसके बारे में कोई डेट आती है, तो हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।